गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, इकाई नंबर 2 इतिहास। और इतिहास का लेसन फर्स्ट हम कर रहे हैं कब, कहाँ और कैसे, कि किसी समय में कहाँ पर क्या था तो वो कैसा था, यानी पुरानी बातों का अध्ययन इस लेसन के अंदर करेंगे। इतिहास की शुरुआत करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट की। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आओ अब हम करते हैं इस लेसन की शुरुआत, इसको पढ़ते हैं। इतिहास लेसन फर्स्ट। पहले आता है इसका परिचय। परिचय के अंदर क्या दिया गया कि इतिहास पूर्व की घटनाओं का क्रमबद्ध अभिलेख होता है, यानी ये पुरानी घटनाओं का एक अभिलेख होता है। यह तथ्य क्रम में लोगों, स्थानों तथा घटनाओं का अभिलेख होता है। यानी इसके अंदर क्या है कि प्राचीन काल के अंदर जो घटनाएं थी उन घटनाओं का कालक्रम अभिलेख होता है। इतिहास उन बातों का अध्ययन करता है जो पूर्व में घटित होती है। इतिहास आधुनिक हो सकता है या यह प्राचीनतम समय का पूर्व विस्तार हो सकता है, जिसे अभिलेखों का कोई भी अंश प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है इतिहास। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खोजना। इतिहास को केवल एक घटना के अध्ययन से ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। इन लोगों का अभिग्रहण समझना आवश्यक है, जिनके बीच घटना घटित नहीं हुई या घटना घटित हुई, उन अन्य राष्ट्रों का जो घटना को प्रभावित कर सकते थे। इतिहास का ज्ञान केवल स्रोत के संपूर्ण ज्ञान के टुकड़ों को इकट्ठा करके प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी के बारे में विस्तृत जान जुटाने के लिए हम एकाएक देश के प्रति उनकी उपलब्धियों तथा विषय का अध्ययन नहीं करते। पहले हम उनके समक्ष उनके विकास, परिवार, शिक्षाएं तथा राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आदियों का अध्ययन करते हैं, जो कि कालक्रमिक विज्ञान कहलाता है। अब हम करते हैं भूतकाल के बारे में कैसा पता करें, यानी हम भूतकाल के बारे में किन चीज़ों से पता करें। भूतकाल के बारे में हमारा ज्ञान सूचना के स्रोतों के विस्तृत क्षेत्र में आता है। कभी कभी इतिहासकार, नवीन इतिहासकार अपना समय विस्तार करते हैं, अन्य सूचना लिखी या सम्मिलित होती है। भूतकाल के बारे में हम क्या जानते हैं आगे आता है। हमारे पास इतिहास के विभिन्न प्रकार के लेख हैं, जो लोग क्या खाते थे, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते थे, विभिन्न प्रकार के घर थे जिनमें वे रहते थे। हमें सिक्के, मुहर, प्राचीन संपत्ति, औजार आदि मिले हैं जो उस समय प्रयोग में होते थे। हम उन कहानियों के बारे में भी पता कर सकते हैं जो हम सुनते थे, खेलते थे, देखते थे। खेल जो बच्चे खेलते थे, गीत जो वे गाते थे। लोग कहाँ रहते थे आगे आता है। लोग संजीव प्राणी होते थे तथा अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां भी करते थे। वे नदियों के किनारों पर रहते थे तथा कुशल संग्राहक होते थे। यह व्यक्ति के प्राचीनतम कार्यों में से एक था। प्राचीन दिनों में ही वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद एकत्रित करते थे। वे पशुओं का शिकार भी करते थे और उन्हें खाते भी थे। पहाड़ी ढालों पर कुछ क्षेत्र होते थे जो जहाँ पुरुष चरगाई गतिविधियों में संलग्न रहते थे। ये गतिविधि पशुओं जैसे भेड़, बकरी, चौपाए की चराने से संबंधित है। यह जीवन यापन के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी घूमते रहते थे।
लेकिन ये इतना सरल कार्य नहीं था। उनका जीवन अत्यंत कठिन जोखिम खतरों से भरा हुआ था, इसलिए वे बड़े समूहों में चलते थे। धीरे धीरे मानव जाति ने प्रगति की और एक निश्चित जीवन को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। वे बीज बोने व पौधे उगाने की कला सीख चुके थे। उन्होंने शायद मिट्टी में जड़ों के टुकड़ों या अनाजों को बोने का प्रशिक्षण भी किया होगा तथा उनमें पानी डालना ताकि पौधे उगाए जा सकें। इस प्रकार उन्होंने गेहूं, चावल, कपास, फल आदि उगाने शुरू किए तथा वे किसान, भोज्य उत्पादक और कृषक बन गए। भोजन उत्पादन या कृषि आदि मानव जाति के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेके आई थी। उन्होंने घुमंतू जीवन को छोड़ दिया था, वो अपने खेतों के पास रहना शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने स्थायी जीवन आरंभ कर दिया था। कृषि के काल उन्होंने घास, तिनकों, झाड़ियों व मिट्टी की सहायता से झोंपड़ियाँ बनानी आरंभ कर दी। अधिक से अधिक परिवारों के साथ मिलकर रहना प्रारंभ कर दिया। इस तरह वे प्रथम गांव बने थे। ये अधिकांश नदियों या झीलों के किनारों पर ही बने हुए होते थे, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी कृषि के लिए उपयोग होती थी व पानी बहुतायत में उपलब्ध होता था। जब मानव जातियों ने बसना प्रारंभ कर दिया तो समूह और अधिक बड़े बन गए थे और जीवन यापन तुलनात्मक रूप से अधिक सरल हो गया। साथ रहने का मतलब था कि प्रत्येक को समय को अनुशासन में रहना पड़ता था तथा जो कुछ वे चाहते थे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह आज्ञा को बढ़ाता है। इस प्रकार सबसे वृद्ध या ताकतवर व्यक्ति को नेता के रूप में चुना जाता था। नेता झगड़ों को सुलझाता था। आगे आता है भूमि के नाम। प्राचीन काल में भारत में अनेक नामों की धरती है, जैसे आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान आदि। आर्यवर्त नाम से आश्चर्य देश में आयनों के आगमन से है। भारत के रूप में हमारे देश का नाम ऋग वैदिक काल से महापुरुष वर्ष के नाम पर आधारित है। इंडिया शब्द इंदुस से लिया गया, जो संस्कृत में सिंधु कहलाता है। यूनानी, जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र रास्ते भारत में प्रवेश किया, इंदुस की या इंदोस या इंडोज कहते हैं। भारत का नाम लोगों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, जिन्हें पड़ोसी रोमवासियों ने इंदुस में परिवर्तित कर दिया था। आगे आता है कि अतीत के बारे में जानना। हम उन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं जो इतने लंबे समय पूर्व घटित हुई। अनेक लोग, इतिहासकार, पुरातत्वविद, खगोलविद तथा अन्य अतीत के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं। इसके अंदर हम इतिहासकारों ने अतीत को 2 काल भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व इतिहास। यह वह समय था जब लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस काल के बारे में हमें केवल सूचनाएं वस्तुओं जैसे औजार, बर्तन, शस्त्र आदि से ही मिलती है। दूसरा था इतिहास। इतिहास समय का वह काल जिसके लिए अभिलेख उपलब्ध है, जैसे पत्थरों पर शिलालेख, धार्मिक लेख आदि। ये थे। आगे आता है इतिहास के स्रोत। अतीत के बारे में पता करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए हम विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 1, पुरातत्व स्रोत। अतीत के अवशेषों में से कुछ पृथ्वी में दबे हुए हैं, उनकी खुदाई की जाती थी, खोदकर उन्हें बाहर निकाला जाता था। पुरातत्व विज्ञान अतीत के अवशेषों का अध्ययन है जो व्यक्ति अपने पीछे छोड़ गए थे, जैसे कि वस्तुएं व इमारतें। इनका अध्ययन करता है। ये उन लोगों का जीवन का पुनः कल्पना करने का प्रयास करते हैं जो लंबे समय पहले अतीत में रहते थे। खुदाई से मिले साक्ष्य हमें प्राचीन समय के लोगों के बारे में अनेक बातें बताते हैं। आगे आता है हस्तलेख। हस्तलेख किसी राष्ट्र का अतीत पूर्वजों के हस्तलिखित अभिलेखों से याद किया जाता है। ये प्राचीन अभिलेख सूखे खजूर की पत्तियों पर, वृक्ष वृक्ष की छाल पर, भेड़ की खाल व लकड़ी की पट्टियों पर लिखे जाते थे। ये हस्तलेख कहलाते थे। मनु एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ होता है। स्क्रिप्ट्स में हमारा अर्थ एक विशेष भाषा की लिखने की कला से है। उन हस्तलेखों में प्रयुक्त की गई भाषाएं संस्कृत,
पाली व प्राकृत। दक्षिण भारत में तमिल व तेलुगु भाषा प्रयोग की जाती थी। इन अभिलेखों में अनेक अभिलेख खो चुके हैं या नष्ट हो चुके हैं या अनेक कीड़े मकोड़ों ने उनके द्वारा खा ली चुके हैं, लेकिन अनेक बचा भी लिए गए हैं व प्राय इन्हें मंदिरों या पुस्तकालयों या संग्रहालयों में सुरक्षित कर दिया गया। आगे आता है धार्मिक साहित्य। महाभारत व रामायण हमारे भारत ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वह संस्कृत में लिखे गए हैं। जैनियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तकें प्राकृत भाषा में लिखी गई है। बौद्धों के लेख पाली कही जाने वाली भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक हस्तलेखों के अतिरिक्त ये पुस्तकें संसारिक या ऐतिहासिक साहित्य से संबंधित है। इनमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कालिदास की मेघदूत, हर्षचरित्र की बाणभट्ट और कालहंस की राजधानी, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, पाणिनि की अष्टाध्यायी सम्मिलित है। विदेशी यात्री जैसे फायान हवेनसांग, जिन्होंने ज्ञान व बौद्धिक साहित्य की खोज में भारत की यात्रा की, अपनी यात्रा के दौरान भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं के बारे में बहुमूल्य विवरण भी छोड़ दिए थे। आगे आता है शिलालेख। लिखित सामग्री या लिखित अभिलेख ताम्रपत्रों, मिट्टी व लकड़ी की पट्टियों पर कहीं कहीं बड़ी चट्टानों, स्तंभों व मंदिरों की दीवारों पर खोदे गए थे। ये शिलालेख कहलाते थे। शिलालेखों का अध्ययन पुरालेखाशास्त्र के रूप में किया जाता था। कभी कभी वे स्थान जहाँ शिलालेख खोजे गए हैं शासक के प्रकार के बारे में सूचना प्रदान करते, जैसे अशोक के शिलालेखों पर राराज्य व स्तंभ के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तिथियाँ, कला के नमूने व विभिन्न शासकों से आपसी संबंधों के बारे में बताते हैं। अब आगे आता है एक अतीत या अनेक। आज हम क्या हैं? अतीत का उत्पादक है। यह हम समय भी समझना चाहेंगे कि इसके जड़ों नींव तक जाना हमें पड़ेगा। यदि हम किसी देश या राष्ट्र के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें इसकी पूर्व के इतिहास को जानना होगा। हमारे विश्वासों व परंपराओं में से अधिकतर अतीत में गहरी जड़ें समाये हैं। आगे आता है तिथियों से क्या तात्पर्य है। इतिहास मनुष्य के वर्तमान व भविष्य की संपूर्ण कहानी की व्याख्या करता है। इस लंबे समय को कैसे मापें यह एक समस्या है, लेकिन इतिहासकारों ने ईसा पूर्व BC व ईस्वी सन AC के विचार से अवगत कराकर इस समस्या को भी हल कर दिया। अक्सर BC खोस्त्री पूर्व के लिए आता है व AD ईस्वी सन के लिए आता है। तो आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। ये भी आपको एक बार पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।